हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी। मेरा नाम है दिनेश चौहान और मैंने आपके सीडीएस और सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए साइंस को कवर करवाने के लिए इस चैनल पे मिहिर बोझ प्रतिहार सीरीज चालू कर रखी है, जिसका ये थर्ड लेक्चर है। इसमें हम 9th क्लास की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैंने इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी से पढ़ाया है और आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है वो सब मार्क कर दिया है। इसलिए आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी एनसीईआरटी लेके बैठनी है और जो जो मैंने मार्क कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, वो आपको हाईलाइट कर लेना है किसी हाईलाइटर से या पेन से। ठीक है। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते और ये पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ मैं लेक्चर के साथ पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ, तो आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। ज़्यादा देर न करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। परमाणु और अणु। ये होता है परमाणु सबसे छोटा, और कई सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब एक अणु बनाते हैं। ठीक है। ये सब के बारे में हम विशेष रूप से जानकारी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए चिंता ना करिए, बस आराम से आप सुनते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, अराउंड 500 बीसी की बात है, जब एक इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़। क्या नाम था? महर्षि कन्नड़ नाम था उनका। उन्होंने ये वर्ड दिया था परमाणु। इसका मतलब क्या था कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत छोटे से छोटा बांटते जाएं तो एक ऐसी स्टेज पे आ जाएगी, वो चीज़ इतना छोटी हो जाएगी, उससे आगे उसको बांटा नहीं जा सकता। लिखा हुआ है ना कि फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। उस चीज़ को उन्होंने नाम दिया परमाणु। फिर आगे एक दूसरे इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था पाकुदा कट्टायामा। उन्होंने इसी डॉक्ट्राइन के ऊपर और काम किया और बताया कि किस किस तरह से परमाणु मिलकर अलग अलग तरह की फॉर्म्स ऑफ मैटर क्रिएट करते हैं। समझ में बात? और उसी टाइम पे अराउंड द सेम एरा एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। इन्होंने भी सेम थ्योरी दी और इन्होंने जैसे वो महर्षि कन्नड़ ने नाम दिया था परमाणु, इन्होंने नाम दिया था एटम। एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको आगे और ज़्यादा बांटा ना जा सके, मतलब बिल्कुल ही छोटा। आई थिंक समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप। अच्छा, एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल लेबोजायर। इन्होंने क्या दिया था? इंपॉर्टेंट लॉज दिए थे, किस चीज़ के? केमिकल कॉम्बिनेशन के। अब बेटा ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब आपको एज इट इज़ याद करना है। सीएपीएफ सीडीएस एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आते हैं और ऐसे ही बिटवीन द लाइंस लिखे होते हैं वो। तो हमने बिटवीन द लाइंस पढ़ के आपके लिए सारा कुछ निकाल दिया, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसमें पूरी बुक में या चैप्टर में जो मैं पढ़ाऊँगा उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इतना भरोसा रखिए बस आप मुझ पर, है ना। अच्छा, तो देखिए, तो पढ़ते हैं क्या क्या। ये जो हम लॉ पढ़ने वाले हैं, इन्होंने क्या है, कई सारे इंपॉर्टेंट लॉ दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के। एल लेबोजायर जिनका नाम था, एंटाइन एल, जो भी इनका नाम है वट, इन्होंने लॉ दिए थे। तो पहला लॉ जो है उसका नाम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ, क्या लॉ क्या बोलता है ये? इसका मतलब है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि ना तो मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, उसको ना तो बनाया जा सकता है ना उसको ख़त्म किया जा सकता है। यही लॉ है। ठीक है, पहला। तो दूसरा जो लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आपको लॉ याद रखने, सीधे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकता है कि ए एल लेबोजायर ने इनमें से कौन कौन से लॉ दिए। लॉ ऑफ मास कंजर्वन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आप पे बोथ पे क्लिक कर देना है। समझ रहे हो मतलब किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या बोला है। इसमें जो बोला है कांस्टेंट प्रोपोर्शन से, नाम से समझ आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल है किसी तरह का, ठीक है, जैसे कोई चीज़ है एक, जैसे कोई भी चीज़ दुनिया की, जैसे वाटर है, वाटर का एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। आप कहीं का भी वाटर उठा लो, कितना भी वाटर उठा लो, वाटर जो होता है ना H2O, हमेशा यही होगा कि उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। समझ रहा? तो और अभी मैं आपको इनका मास निकालना भी सिखाऊंगा। देखो, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो मास होगा टोटल 2। ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है ना वो 2:16, मतलब 1:8 में ही मिलेगा आपको। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि पानी को थोड़ा सा हिस्सा ले लो, चाहे पानी पूरा का पूरा ले लो, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें 1:8 मिलेंगे। मतलब किसी भी मैटर के अंदर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो एटम है उनका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मेरे ख्याल समझ गए। अगर आप नहीं समझे इस बात को तो आपको ये सब चीज़ दोबारा से सुनने की ज़रूरत है। अब जैसे इसमें दूसरा एग्जांपल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अमोनिया का। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है, NH3।
एन मतलब नाइट्रोजन का मास होता है 14, हाइड्रोजन का तो 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन है तो कितने हो गए 3, तो 14:3 में ये होता है। तो देखो लिखा भी हुआ है कि अमोनिया में 14:3 में होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो इसी से एक लॉ बनता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका क्या मतलब, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, कोई मैं जैसे पहला बोला किसी भी मैटर में जो एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं ना वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे अमोनिया कितना भी उठा लेना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 14:3 में मिलेंगे। वाटर कहीं से भी ले आना, कितनी भी क्वांटिटी में ले आओ, कितनी कम क्वांटिटी में ले आओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 ही मिलने वाला है आपको। ठीक है। अब इसके अलावा अब एक ये बॉक्स में एक नए साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, जॉन डाल्टन। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी। देखिए जो अभी से पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने दो लॉ दिए हैं। कौन कौन से लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसी से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बना है। अभी जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी, किसी भी एग्जाम एसएससी में, सीएपीएफ में, सीडीएस में, तो जॉन डाल्टन ने दी थी। ठीक है जी। तो देखते हैं अब एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने क्या कुछ पॉइंट दिए थे, वो पॉइंट्स के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पॉइंट्स थे। ठीक है, एक सेकेंड। ओह सॉरी। तो अगर उन लॉज को हम पढ़ें जो डाल्टन ने दिए थे, उनमें सबको एक एक से देखते हैं। ठीक है। पहला जो लॉ था उसमें डाल्टन ने क्या लिखा था कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि सभी के सभी जो मैटर हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिनको क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है। एक तो ये पहले बात इन्होंने ये बोली एटॉमिक थ्योरी में। ठीक है। और यही जो एटम है ना, यही पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन, मतलब इन एटम्स के बीच में ही केमिकल रिएक्शन होती हैं। ऐसा इसने जॉन डाल्टन ने पहले पॉइंट में बोला। अच्छा, दूसरा ये बोला कि एटम्स जो इंडिविजुअल पार्टिकल हैं जो ना तो बनाए जा सकते हैं ना उनको नष्ट किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, कि एटम कभी खत्म नहीं होगा, ना एटम कभी बन सकता है नया। एटम बस आपस में जुड़ सकते हैं या अलग हो सकते हैं, जुड़ के कोई नई चीज़ बना सकते हैं, अलग होकर कोई नई चीज़ बना सकते हैं। समझ में आई बात। तो ये तुमको कुछ कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस जैसा नहीं लग रहा, तो इसी को बोलते हैं कि डाल्टन के भी जो लॉ थे ना उनमें भी ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ, जो दो लॉ अभी हमने पढ़े हैं, वो दो लॉ भी इनमें मिल जाते हैं। सेकंड वाला तो कंजर्वेशन ऑफ मास जैसा लग रहा है। ठीक है, उसी से बना हुआ है जैसे। अच्छा, और देखते हैं, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि सभी जैसे नाइट्रोजन के एटम है तो नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर भी पाया जाता है, और भी किसी कंपाउंड के अंदर, और भी किसी चीज़ के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता होगा। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु होगा ना, नाइट्रोजन का जो एटम होगा वो हमेशा उसका सेम ही वेट रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी जगह नाइट्रोजन का एटम बड़ा है, एटम एक चीज़ का एटम जो है, ऐसे नाइट्रोजन का एटम है, हर जगह सेम वेट में रहेगा। तो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है किसमें, मास में, मतलब द्रव्यमान में, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है नाइट्रोजन की हर उसके अंदर। ठीक है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर डिफरेंट जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट, ऑक्सीजन के एटम है, तो अगर डिफरेंट एटम है तो उनकी मासेज भी डिफरेंट होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। तो ये तो एक ही जैसे लॉ हो गए दोनों के दोनों। ठीक है जी। और क्या लिखा हुआ है, एटम कंबाइन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, कि जो एटम है ये जो मिलके ना छोटे छोटे होल नंबर्स के अंदर मिलते हैं। होल नंबर्स बताऊंगा कैसे, इसका मतलब समझाता हूँ तुमको अभी, और जाके कुछ नई नई चीज़ें बना। जैसे होल नंबर्स का मतलब है, जैसे हम बात करते हैं कि वाटर किस चीज़ से मिलकर बना है, वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो एटम एक साथ आए और ऑक्सीजन का एक एटम आया, तभी तो आया H2O, दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का। अब आपको बताइए, H आधा है क्या, H0 है क्या, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। मतलब होल नंबर जीरो तो हो सकता है, होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, तो हमेशा होल नंबर ही रहेंगे, 0 1 2। देखो ऑक्सीजन एक है, ये दो है, ऐसा नहीं होगा कोई आधा है कोई डेढ़ है। इस तरह से नहीं होता कि ऑक्सीजन डेढ़ जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन डेढ़ जुड़ा हुआ है तो तीन बन गए, नहीं, पूरे ही होंगे, पूरे ही। जैसे हाइड्रोजन दो है ऑक्सीजन एक है, इस तरह से होल नंबर्स में ही होता है जो भी कॉम्बिनेशन बनता है एटम्स का कुछ बनाने के लिए। अच्छा, और लास्ट लॉ पढ़ो जो कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन जैसे लॉ से लिया गया है। रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड, किसी भी गिवन कंपाउंड में रिलेटिव जो नंबर है ना, मतलब वही जो रेशो है ना जो, वो सेम रहता है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि इसका जो डाल्टन का जो सेकंड लॉ है वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से लिया गया है, और इसका डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का जो लॉ नंबर 6 है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो अभी हमने दो लॉ पढ़े थे ना उस साइंटिस्ट के इससे पहले, उससे लिया गया है। ठीक है जी, समझ आई। अच्छा, और देखते हैं, और इसमें लिखा होगा कि नेक्स्ट चैप्टर में तुम पढ़ोगे कि जो एटम्स है ना ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या 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 होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वो उसके बारे में अलग तरह से हम पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, तब तक देखते हैं।
अभी के लिए मान के चलो कि एटम से छोटा कुछ नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है कि कौन सा जो डाल्टन का कौन सा लॉ है जो कंजर्वेशन ऑफ मास जैसा है, मैंने कहा था सेकंड है। ऐसे ही कौन सा लॉ है जो डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन जैसा है, वो 6 वाला है। मैंने सब लिख दिया है इसमें, आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, चिंता की कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, और इससे आगे क्या करते हैं बात, बात कर लेते हैं। तो एटम की अगर साइज़ की अगर हम बात कर लें तो यही टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं। देखो हाउ बिग इज़ एटम, यहाँ से आगे यही आएगा, ठीक है। तो देखिए एटम मतलब ऐसा मत समझो कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब आप समझो खुद ही कि हमने शुरू में क्या पढ़ा, किसी चीज़ को डिवाइड करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो इतना छोटा वो हो जाए कि उससे आगे डिवाइड ही ना हो सके, इनडिविजिबल हो जाए उससे आगे, वो एटम है, ठीक है। तो एटम जो है उसकी जो रेडियस है ना, उसको नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर होता है मतलब, तो अब समझ जाओ 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। तो सोचो नैनोमीटर कितना ज़्यादा छोटा है, मतलब 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻⁹ के बराबर होता है। समझ में आई बात। अच्छा अब देखिए ये कुछ साइज है, इनको आपको एक नज़र मार लेनी चाहिए, जिसमें एक दो को ज़्यादा पूछते, जैसे ये हाइड्रोजन वाला, जैसे पिछली बार हाइड्रोजन की रेडियस पूछ ली थी ना, इसी तरह अब इस बार इसमें देखो क्या पूछा है, इसमें पूछा है एटम ऑफ जो हाइड्रोजन है ना उसकी रेडाई पूछ ली है, मतलब रेडियस बेसिकली। तो क्या है रेडियस एक तो आपको ये रेडाई ये मतलब आपको पता है क्या, किसी को जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनको पता होगा कि रेडियस सिंगुलर वर्ड है, अगर उसको प्लूरल में लिखना है तो रेडी कर दिया जाता है, ठीक है, रेडाई ऐसे करके प्रोनाउंस करते हैं इसको। तो हाइड्रोजन की एटम क्या होती है 10⁻⁻10, ऐसे ही आप याद कर सकते हो बाकी चीज़ों की भी। तो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने मार्क कर दी है, ठीक है। इससे आगे अपन देखें, अब देखिए एटम इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, एक सिलिकॉन की सरफेस को माइक्रोस्कोप से जूम करने पर दिखा रखा है कि कैसी दिखती है वो, देखो इस तरह की दिखती है, ठीक है। और तो इसमें और इससे आगे देखो देखो ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स फॉर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एटम्स को जैसे आपको बताओ हाइड्रोजन को एस से दिखाते हैं, क्या सिंबल क्या है आजकल के, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए शुरू से स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे सिंबल आए थे इनको दिखाने के लिए। देखिए सबसे पहले डाल्टन ऐसे पहले साइंटिस्ट थे, कौन थे, डाल्टन, जिन्होंने ये सिंबल का कंसेप्ट दिया था, क्या सिंबल, तो उन्होंने ये सिंबल दिए थे, देख लेना याद कर लेना। ये क्या CF में डायरेक्ट आ सकता है, इस तरह का बना देंगे कि ये किसके लिए, ये हाइड्रोजन के लिए, कार्बन के लिए पूरा भरा होता है, ऑक्सीजन के लिए पूरा सा खाली है, फॉस्फोरस के लिए 3 क्रॉस, सल्फर के लिए 4, मतलब पूरा का पूरा ऐसे इस तरह से। आयरन में I लिखा होता है, सिल्वर में S। बेटा सल्फर में ऐसे लिखा होता है, ये याद रखो, S लिखा हुआ है सिल्वर में और सल्फर में ऐसा क्रॉस है, ठीक है। लेड में L, कॉपर में C, कार्बन में तो पूरा भरा हुआ है, कॉपर में C लिखा हुआ है, तो कार्बन में C नहीं लिखा हुआ, C याद रखना। गोल्ड में G, P प्लेटिना, और मरकरी में इस तरह से कई सारे डॉट से होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ज़रूर देख लेना है, इससे अभी तक CAPF में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कभी ना कभी इसमें ज़रूर उठाया जाएगा इससे, ऐसा मेरा पर्सनल बिलीफ है ना। अच्छा और जो नाम जो कहाँ से लिए गए, पहले क्या नाम अब तो खैर नाम जो दिए जाते हैं वो IUPAC देती है, ठीक है। IUPAC संस्था का नाम है जो ऐसी केमिकल जो कंपाउंड है उनका नाम डिसाइड करती है, ठीक है। लेकिन पहले नाम कैसे रख दिए, पहले ऐसे ही नाम आ गए हैं, देखो जैसे कॉपर है, कॉपर जो था सबसे पहले साइप्रस में मिला था, साइप्रस कंट्री का नाम है, तो इसलिए उसका नाम साइप्रस से मिलता जुलता कॉपर रख दिया। अच्छा गोल्ड जो था, गोल्ड का मतलब होता है इंग्लिश में येलो, मतलब पीला, अब गोल्ड पीला सा होता है तो उसका नाम गोल्ड रख दिया, ठीक है, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग। अच्छा फिर कईयों के नाम ऐसे थे, जैसे लैटिन नेम है, आप कहोगे कि आयरन को Fe से क्यों दिखाते हैं, दिखा होगा ना, सोडियम को Na से क्यों दिखाते हैं, कि सोडियम तो S से होना चाहिए, आयरन I से होना चाहिए, नहीं, जो कि आयरन को दिखाते हैं Fe, क्योंकि आयरन का लैटिन नेम है फेरम, सोडियम का लैटिन नेम, सोडियम जो है उसको Na से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि नेट्रियम होता है उसका लैटिन नेम, और पोटेशियम K इसलिए क्योंकि कैलियम है। बेटा ये याद रख लो, मुझे ना बहुत ही ऐसी ये जो लाइन होती है ना, इनको ये अलग ही दिखने में लग जाती हैं, इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ठीक है। बात कर लें भाई एटॉमिक मास क्या है। एटम का मास, एक तो वो हमने वैसा मास देख लिया कि क्या, लेकिन एटॉमिक मास को नहीं, अलग एक तरह की डाल्टन ने एटॉमिक जो थ्योरी दी थी, ठीक है तो उसने बोला था कि हर एलिमेंट जो है ना उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है एटॉमिक मास की, मतलब हर एलिमेंट का एटॉमिक मास अलग होता है, ऐसा डाल्टन ने कहा, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहा उसने। उन भाई साहब ने बोला, देखो सोच नहीं बात है,
CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, देखो CO2 होता, मोनो का मतलब होता है एक, मतलब एक ऑक्सीजन तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 होता तो ये 2 ऑक्सीजन होते तो कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई बात? ये नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, मुझे पता है तुम साइंस वाले तो ये सोच रहे होंगे कितनी बकवासी बात सर बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन नॉन साइंस वालों के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखना भी काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो देखो ये एक चीज़ देखी कि भाई साहब ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो था ना उसमें ये ऑब्ज़र्व किया गया कि 3 ग्राम कार्बन के साथ 4 ग्राम ऑक्सीजन का मिलता है तब जाके CO बनता है। तो इससे क्या समझ आया कि कार्बन जो है ना वो 4/3 टाइम है ऑक्सीजन के मास का। ये सिंपल सी बात है, जब अगर कार्बन 3 ग्राम ले रहे हैं और ऑक्सीजन 4 ग्राम ले रहे हैं तब जाके CO बन रहा है। तो ऐसा पहले पाया गया, तो उन्होंने क्या किया कि यार एक काम करते हैं कि एटॉमिक मास को दिखाने के लिए AMU से दिखाते हैं, लेकिन अभी AMU से नहीं दिखाते। पहले इसने सोचा कि एक AMU ऐसे एटॉमिक मास इस तरह से दिखाएंगे एक AMU से, लेकिन आज के वक्त में केवल U से दिखाते हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। बताऊंगा कैसे U से दिखाते हैं, आप चिंता मत करो, आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा लेकिन अभी समझाता हूँ थोड़ी देर में। एक U का मतलब होता है एक U का मतलब है एक कार्बन एटम के मास के बराबर। एक कार्बन एटम का जितना मास है ना वो एक U है, ये समझ लो तुम, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कैसे। अब देखिए कार्बन ऑक्सीजन में ना इस तरह का रेशो है मास का कि अगर कार्बन का एटॉमिक मास 1 U है ना, एक U के बराबर, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 1.33 U है, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा, वो जो 4/3 बोला था हमने, ठीक है, थोड़ा सा से ज़्यादा होता है। तो U की फॉर्म में इस तरह दिखा दिया कि भाई हमने कार्बन का क्या मान लिया, एक U मान लिया, तो ऑक्सीजन का 1.33 U आता है उसके कंपेरिजन में। इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अच्छा तो देखते हैं कि यार जब हम बहुत सारे एटॉमिक मास यूनिट को जो सर्च कर रहे थे ना शुरू में, जो साइंटिस्ट जो थे, साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या लिया था कि ऑक्सीजन को लिया था। जैसे अभी कार्बन को मान रखा है ना, पहले क्या ऐसा माना था कि एक जो यूनिट है ना उसको क्या माना था कि 1/16 ऑफ ऑक्सीजन, 1/16 ऑफ ऑक्सीजन। अभी मानते हैं 1/12 ऑफ कार्बन। अब देखो इसको समझाने की तुमको ज़रूरत है कि क्यों, इसको अभी समझाता हूँ थोड़ी देर में अच्छे से, बस आप ये समझ लो, इसको थोड़ा याद रख लो कि ऑक्सीजन को पहले क्यों लिया उन्होंने, मतलब और चीज़ों का। देखो समझो बात, वेट क्या होता है, वेट को मापने के लिए कुछ ना कुछ एक किसी चीज़ के कंपेरिजन। भाई एक बताओ, कोई चीज़ भारी है या हल्की है, कैसे बताओगे तुम, कैसे मैं किसी चीज़ को तुम्हारे सामने रख दूँ, तुम बता सकते हो भारी है हल्की है। तुम जब भी भारी हल्की बोलोगे तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ चल रही होगी। अगर तुम उससे भारी बोलोगे तो तुम्हारे दिमाग में कोई उससे हल्की चीज़ आई होगी, क्योंकि उससे भारी है। भाई आपस में तो कोई चीज़, अपने आप में तो कोई चीज़ भारी हल्की है नहीं, किसी के कंपैरिजन में तो भारी हल्की हो सकती है। ऐसी छोटा बड़ा भी किसी के कंपैरिजन में होता है। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ बात? तो चलो देखते हैं कि, तो पता है ऑक्सीजन को उन्होंने क्यों लिया शुरू में, क्योंकि ऑक्सीजन जो था वो बहुत सारे उनके साथ, मतलब लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन हर चीज़ में मिल जाता है तुमको, इसलिए उन्होंने ऑक्सीजन लिया था। लेकिन अभी के वक्त में जैसा कि हमने बताया कि यू को लेते हैं वो यूनिफाइड मास को, और उन्होंने कार्बन 12 का इस्तेमाल किया है, कार्बन 12 आइसोटॉप। कार्बन 12 को इस्तेमाल किया और एक एटॉमिक मास को किसके बराबर माना है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। इसको थोड़ा समझाने के लिए अब तुम नीचे आ जाओ, तुमको एक अच्छे से समझा देता हूँ बड़ा सा करके, है ना। तो देखो इसको समझने के लिए ना तुम ये समझो, जो हम मापते हैं ना कि हाइड्रोजन का मास होता है 1, हीलियम का होता है 2, है ना, सॉरी हीलियम का होता है 4, है ना, इस तरह से मास होता है। कार्बन का मास होता है एक्चुअली 12। कार्बन क्या होता है, मास एक्चुअली 12। तो अब हम जब इन्होंने साइंटिस्ट ने जो मापा था ना, जो यू वाला जो कंसेप्ट दिया था, तो उन्होंने क्या सोचा कि अपन ऐसा समझ लेते हैं एक मास की जो यूनिट है ना वो कार्बन के 1/12 के बराबर हो जाएगी। कार्बन को मान लिया एक स्टैंडर्ड कि भाई कार्बन है, कार्बन का 1/12 मतलब कार्बन का मास 12 है, तो 1/12 कितना हो गया 1, तो एक यूनिट किसके बराबर आएगी 1 के बराबर। अब इस तरह से माप दिया कि हाइड्रोजन कार्बन का 12वां हिस्सा है, मतलब 1/12 है उसका, इसलिए 1 है। समझ में आई बात? तो एक अब कार्बन का मास तो आज से तुम मानना 12, कार्बन का मास है 12 हमेशा से, हाइड्रोजन का 1, उसके कंपेरिजन हम देखते जाएंगे। ज़्यादा दिमाग में मत घुसाओ बेटा, देखो नॉन साइंस बैकग्राउंड बच्चों के लिए थोड़ा सा समझने में मुश्किल तो है, लेकिन इससे समझ लेते हैं, चलो कोशिश करते हैं समझने की। कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का 16 होता है। ये देखो हाइड्रोजन तो खैर ऐसा है कि असली में एटॉमिक मास जो होता है ना वो एटॉमिक नंबर का, जो एटॉमिक नंबर होता है, जो ये पीरियोडिक टेबल होती है ना जिसमें ये लिखे होते हैं सारे के सारे, हर एक का एक नंबर होता है, लाइन से लिखे होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस तरह से लाइन से।
होता क्या है कि एटॉमिक जो मास है उस नंबर का डबल होता है, बस हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक नंबर और 1 ही मास है। ऐसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 तो 12, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है तो मास क्या होगा 14, ऑक्सीजन का 8 है तो मास हो गया उसका डबल 17, सोडियम का 11 है तो 11 का डबल तो नहीं लेकिन 23 उसी के आसपास है, मैग्नीशियम 12 पे तो 24 है, इस तरह से समझ में। सल्फर 16 होता है एटॉमिक नंबर तो मास होता है 32, क्लोरीन होता है 17 लेकिन 34 नहीं होता, 35.5 होता है इसका मास, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है, तो इनके मास ना आपको याद जरूर रख लेने हैं थोड़ा। मैं तो कह रहा हूँ पीरियडिक टेबल खोल के 1 से लेके 20 तक, मतलब हाइड्रोजन से लेके, हाइड्रोजन पहले नंबर पर, कैल्शियम 20वें नंबर पे, 1 से लेके 20 तक तो मिनिमम सबके एटॉमिक नंबर, 20 तक तो खैर उनको लाइन से याद करो तो एटॉमिक नंबर तो लाइन से याद हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन हीलियम से लेके कैल्शियम तक वैसे ही याद कर लो तो। और लेकिन उनके मास को आप याद कर लो, जैसे क्लोरीन का 35.5 है, बाकी जिनका डबल है उनको तो याद मत करो, लेकिन जिनका इस तरह से सोडियम 11 है लेकिन 23 होता है मास, तो उसको आप याद रख लो, उसमें ज़्यादा आपका फायदा रहेगा मेरे ख्याल से तो, ठीक है। अब देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल को हिंदी में बोलते हैं अणु, और हम जब से पढ़ रहे थे एटम, एटम को बोलते हैं परमाणु। तो एक बार चेक करें भाई कि अणु और परमाणु में क्या अंतर है। देखो परमाणु होता है मतलब जो एटम जो होता है उससे आगे डिवाइड नहीं होता, ऑक्सीजन का एक एटम, लेकिन एक एटम अकेले कभी इस फॉर्म में पाया नहीं जाता कि एक ऑक्सीजन अकेला पड़ा हुआ है। तो जिस फॉर्म में कोई भी एलिमेंट पाया जाता है ना वो उसका मॉलिक्यूल होता है। जैसे ऑक्सीजन जो वो O2 की फॉर्म में पाया जाता है हमेशा, कि 2 ऑक्सीजन एक साथ जुड़े हुए मिलेंगे, छोटे से छोटे लेवल पर भी जब देखेंगे हम, समझिए बात को। तो ये क्या है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है अणु। तो अणु क्या होते हैं, परमाणुओं से मिलके बनते हैं, समझ में आई। कोई भी एलिमेंट जिस फॉर्म में नेचुरली पाया जाता है वो उसका मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो देखते हैं, तो मॉलिक्यूल का है एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, और सारी की सारी प्रॉपर्टी दिखाता है उस सब्सटेंस की। भाई ऑक्सीजन अकेला कभी पाया नहीं जा सकता क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, किसी ना किसी रिएक्ट कर लेगा, अकेला ऐसा रह नहीं सकता। लेकिन O2 की फॉर्म में अगर है तो वो आराम से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आराम से एग्जिस्ट कर सकता है, और वो सारी प्रॉपर्टी भी दिखाएगा ऑक्सीजन की। तो मॉलिक्यूल जैसे कार्बन क्या है, कार्बन का मुझे नहीं पता लेकिन नाइट्रोजन का पता है कि N2 की फॉर्म में पाया जाता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। तो देखो तो यहाँ से एक वर्ड आता है एटमिसिटी। एटमिसिटी क्या होता है, कोई भी जो एलिमेंट है वो जितने उसके साथ पाया जाता है वो उसकी एटमिसिटी होती है। जैसे ऑक्सीजन अगर 2 पाए गए एक साथ तो उसको डायटोमिक बोलेंगे, मतलब उसकी एटमिसिटी क्या है 2। लेकिन ओजोन क्या है O3 की फॉर्म में पाया जाता है, मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम एक साथ, तो उसकी एटमिसिटी उस वक्त ये ट्राई एटमिक हो जाता है, मतलब एटमिसिटी 3 हो जाती है। एटमिसिटी क्या होती है, एक मॉलिक्यूल जो है किसी एलिमेंट का जो पाया जाता है तो वो कितने सारे एक साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं, वो उनकी एटमिसिटी है, समझ। तो इसको एटमिसिटी को एक बार देख लो। देखो आर्गन जो है, बेटा देखो तो आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल देखनी तो पड़ेगी, मैं तो सिंपल सी बात बताऊँ। आर्गन अकेला पाया जाता है मोनोएटमिक है, हीलियम अभी अकेले पाया जाता है मोनोएटमिक। मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने खुद ही मार्क कर दिए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन तो O2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 की, तो ये तो डायटोमिक है डबल, ठीक है। फास्फोरस P4 की फॉर्म में पाया जाता है, 4 एक साथ, तो इसको टेट्रा एटमिक बोलते हैं। और सल्फर इसमें लिखा हुआ पॉलीएटमिक, इसका मतलब ये सल्फर S4 S6, सल्फर कई सारी फॉर्म्स में है तो उसको क्या बोलेंगे पॉलीएटमिक। समझ आई बात, इतना इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। अब देखो हमने मास अभी सीखा था H2O, ऐसे अब किसी का मास निकालना है अगर तुमको याद है। अब H2O का अगर मुझको इनको सबका मास का रेशियो देख लेते हैं जो लिखा हुआ है जिस तरह से। बात करते हैं H2O से। H2O में हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो क्या टोटल मास क्या होगा हाइड्रोजन का 2, अच्छा रेशियो। ऑक्सीजन का मास क्या था 16, काटोगे तो 1:8 आ गया, सही है। अच्छा NH3 नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 और 3 हाइड्रोजन तो 3 हो गए तो 14:3। कार्बन का क्या होता है मास 12, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, समझे। लेकिन 2 ऑक्सीजन 16 दो ना 32, और कार्बन हो गया 12, तो 12:32 हो गया, काटोगे तो 3:8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप सबका आराम से मास निकाल सकते हो मेरे हिसाब से तो, ठीक है। आयन किसको बोलते हैं, देखो अगर किसी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज होता है मतलब आवेश होता है तो उसको आयन बोला जाता है। अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसको एनायन बोलेंगे, और पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको कैटायन बोलेंगे। सीधे से आपसे पूछा जा सकता है कि नेगेटिवली चार्ज आयन को क्या बोलेंगे एनायन, पॉजिटिवली चार्ज को कैटायन, ठीक है जी। तो यहीं पे आपको मैं एनोड और कैथोड बता देता हूँ। एनोड ऐसी जगह है जहाँ पे एनाइन जाना पसंद करते हैं, कैथोड ऐसी जगह है जहाँ पे कैटाइन जाना पसंद करते हैं, उसी से नाम निकला है।
किसी भी, अब आप ये मत सोचो कहाँ पे होता है ये सब, आप बस एक बेसिक चीज़ याद रखो, किसी प्रैक्टिकल के दौरान जब आयन इधर उधर मूव करते हैं तो एनोड पे तो एनआयन पहुंच जाते हैं और कैथोड पे कैटायन पहुंच जाते हैं। अब अपने दिमाग से सोचो, एनायन है नेगेटिवली चार्ज, वो पहुंच एनोड पर आया तो एनोड कैसा चार्ज होता होगा, तो एनोड इसी वजह से पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब कैथोड की बात करें, कैथोड पे कैटायन जाते हैं, कैटायन खुद तो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, अभी बोला ना पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोलते हैं, कैटायन। अगर वो कैथोड पहुंचे तो कैथोड कैसा होना चाहिए, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज। तो इस बार ये बात समझ नहीं आई तो इसको एक बार दोबारा सुन लो बेटा, इसको जाना थोड़ा सा जरूरी है, मतलब बेसिक एक समझ आएगी आपको इससे। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। इसका क्वेश्चन डायरेक्ट CAPF CDS में आ जाता है और फ्रीक्वेंटली आ जाता है। कुछ भी बोलते हैं और पूछते हैं इसका एटॉमिक मास बताओ, तो आपको किस तरह निकालना है। ऐसे लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, पहले आपको अगर इस कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है तो कैल्शियम ऑक्साइड का वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैल्शियम का फॉर्मूला होता है CaO। क्या होता है, CaO। कैल्शियम का मास कितना होता है, 20 मतलब 20 में नंबर पाता है, लेकिन कैल्शियम का मास होता है 40। ऑक्सीजन 8 में पाता है 16 मास होता है। इनका अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 5:2, तो रेशियो तो उस तरह का है, लेकिन अब हम मास निकालने की बात कर रहे हैं, इस रेशियो को नहीं देख रहे। तो किस तरह निकालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब है CaO, एक कैल्शियम और एक ही इसमें ऑक्सीजन है, कैल्शियम 40 + 16 मतलब 56 इसका एटॉमिक मास है। इस तरह एटॉमिक मास निकाला जाता है। अच्छा, लिखा हुआ है मैग्नीशियम सल्फाइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्या होता है भाई, 24, समझ में ये बात। और सल्फर का क्या होता है 32। मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है MgS, एक ही मैग्नीशियम होता है इसमें और एक ही सल्फर होता है। तो इसको अगर निकालें Mg हो गया 24 प्लस सल्फर हो गया 32, जोड़ दो कितना हो गया 56। ठीक है जी, इसी तरह आप सबका वो निकाल सकते हो, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, जोड़ दो, ये उनका एटॉमिक मास हो गया। लेकिन आपको एटॉमिक मास कहाँ से याद करने पड़ेंगे, पीरियडिक टेबल में, या जो बेसिकली जो बुक में दे रखे हैं उतना तो याद कर ही लो, जो काम आते हैं हाइड्रोजन का, इन सब का। कैल्शियम तक आपको सब याद होनी चाहिए सारे के सारे, तभी आप कुछ बेसिक फॉर्मूले बना पाओगे, यह बात ये। ठीक है, अच्छा, और बात करें अगर केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, देखो जैसे अभी मैंने NaCl, जैसे मैं सोडियम क्लोराइड सुना तो मैंने एक झटके में लिख दिया NaCl, मैग्नीशियम सल्फाइड सुना तो मैंने एक झटके में लिख दिया MgS। मुझे कैसे पता कि MgS2 नहीं है या Mg2S नहीं है, या एक ही बार आया है, ये कैसे पता चला। तो केमिकल फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है, उसको लिखने का तरीका सोचते हैं। देखो पहली बात तो केमिकल फॉर्मूला जब लिखना है किसी कंपाउंड का, तो जो भी एलिमेंट है उनका एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कैल्शियम को दिखाने के लिए मैं Ca का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑक्सीजन के लिए O का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्लोरीन के लिए Cl का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए, तो आपको पता भी है वैसे भी फॉर्मूले में जो है। अच्छा, अब फिर हमको पता होना चाहिए कि हर किसी के ऊपर कितना चार्ज है, आयन जो कितना चार्ज से बना हो, तो आपको ये रटना पड़ेगा भाई। अभी के लिए आप इनको रट लो, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में गया कि तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी आपके लिए। आपको बस रटना पड़ेगा किसके ऊपर कितना चार्ज है। ये जो प्लस माइनस एक एक लिखा हुआ है ना इसके ऊपर, तो यहाँ लिखा हुआ है +2 है ना, या जैसे किसी के ऊपर लिखा हुआ है माइनस, एक ही माइनस लगा हुआ है, किसी के ऊपर -2 है। देखो एक नीचे वाला तो क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ो इसको, ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ के बताऊँ। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या होता है -1। समझ में आई बात। वो 3 ऑक्सीजन 3 है, वो चार्ज नहीं है, चार्ज तो ऊपर ही लगा होता है हमेशा। तो इस तरह आपको पढ़ना है। कार्बोनेट को दिखाते हैं CO3 से, हाइड्रोजन कार्बन को HCO3 से। कार्बोनेट के ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 के बराबर होता है, 2-। सल्फाइड के ऊपर SO3 2-। सल्फेट, देखो सल्फाइड सल्फेट आपको याद रख लेने सारे सारे। नाइट्रेट को आपको याद रखना है NO3, लेकिन सिंगल चार्ज होता है। इस चार्ज याद करने से क्या फ़ायदा होगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब भी कोई चीज़ बोली जाती है, जैसे बोला कि Mg है, वैसे बोला मैंने मैग्नीशियम सल्फाइड, क्या बोला था मैग्नीशियम सल्फाइड। तो एक बात है, जब भी बोला जाता है तो पहला जो वर्ड होता है वो तो होता है पॉजिटिव चार्ज वाला। जैसे मैग्नीशियम पहले बोला है ना, अगर समझ लेना मैग्नीशियम पॉजिटिव वाला ही रहेगा, और वो जुड़ेगा किससे, नेगेटिव वाले से। तो सल्फर अपने आप ही क्या कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज वाला। तो MgS मैंने क्यों इसको, मतलब अब देखो लिखते कैसे समझाता हूँ। अगर तुमको ये टेबल याद है तो तुमको पता होना चाहिए कि सल्फाइड मतलब सल्फर के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2- लिखा हुआ है कि नहीं। देखो सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है, 2-। ठीक है, मैग्नीशियम को देखो इधर लिखा हुआ है, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है, 2+। मतलब एक मैग्नीशियम और एक सल्फर जोड़ सकते हैं तो आपस में +- कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस का है 2 माइनस का, इसलिए भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक Mg+2 के साथ आया, एक S-2 के साथ आया, दोनों के दोनों कट गए तो MgS बन गया। ठीक है, अच्छा
कुछ और लिखने की तरीका सोचते हैं, ठीक है। बात करते हैं, चलो आयरन क्लोराइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आयरन का एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखते हैं। क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड। अच्छा, दो वर्ड आ रहे हैं, एल्यूमिनियम और क्लोरीन। एल्यूमिनियम लिखते हैं सबसे पहले, एल। एल के ऊपर चार्ज कितना लिखा हुआ है? प्लस का 3, ठीक है। क्लोरीन लिख दिया, सी एल। क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है? माइनस का 1। सही बात है कि नहीं भाई? कितना चार्ज है क्लोरीन के ऊपर? माइनस का 1 होता है। आप इसमें देख लेना, टेबल में आपको मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, एक एल्यूमिनियम के पास अकेला +3 है और ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो प्लस का 2 बच जाएगा ना इसके पास। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं, एक एल्यूमिनियम के साथ जुड़ने के लिए 3 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सीधा आप क्या कर दोगे, AlCl3। अपने आप फॉर्मूला क्या बनेगा? AlCl3, क्योंकि जब 3 क्लोरीन होंगे तभी वो -3 बना पाएंगे चार्ज, तभी इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे Al को। इस तरह से बनाया जाता है। लेकिन आप बनाने के लिए आप इतना मत सोचो किस तरह से जुड़ेंगे, आपको इतना सोचना है Al +3 है, ठीक है, और Cl माइनस का बने, तो Al को तो एक बार लेना है और Cl को लेना है 3 बार, इस तरह क्रॉस करके। समझ में आई बात? अब किस तरह से लेना है, तो यहाँ बनाना सीख लेते हैं। देखो कुछ यहाँ क्या है, फॉर्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड का बनाया है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन के ऊपर होता है +1, क्लोरीन के ऊपर -1, एक एक हो गए तो HCl बन गया, ठीक है, बहुत ईजिली। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और सल्फर, हाइड्रोजन होता है +1, सल्फर होता है -2, तो 2 उधर पहुंच जाएगा, 2 हाइड्रोजन के पास और 1 सल्फर के पास, क्रॉस ऐसे कर देना तो H2S हो गया, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, ठीक है। इस तरह बहुत ईजिली आप फॉर्मूले बनाना सीख सकते हो। मैग्नीशियम क्लोराइड है, MgCl2 क्यों होता है? Mg क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर होती है 2 पावर और Cl के ऊपर होती है -1 पावर, तो ऐसे ही आपस में जाएंगे तो Cl के Mg तो हो जाएगा 1 और Cl 2, मतलब क्रॉस उधर भेजना है, जितनी पावर है दूसरे के पास भेज देनी। तो क्या हो गया? MgCl2। कितनी बार कोई लेना है ऐसे ऐसे पता चलेगा। तो बहुत ईजिली आपको देख सकते हो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस तरह बना है? ऑक्सीजन के पास 2 थी तो एल्यूमिनियम हो गए 2, और एल्यूमिनियम के पास 3 प्लस की पावर थी तो Al2O3। तो इस तरह आप बहुत ईजिली ये तो आराम से बना सकते हो, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा ही चैप्टर और बचा है आपका, इससे आगे हम पढ़ रहे हैं मॉलिकुलर मास और मोल कंसेप्ट। देखो क्या होता है भाई मॉलिकुलर मास और मोल कंसेप्ट। देखो पहले मॉलिकुलर मास से देख लेते हैं। मॉलिकुलर मास क्या है? उस सब्सटेंस का मास है ना, कि मतलब जितने भी किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई भी चीज़ है, उस जो जिस चीज़ों से मिलकर बनी है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है वाटर, ठीक है, तो वाटर में कितना हाइड्रोजन का मास है, कितना ऑक्सीजन को से जोड़ देंगे, टोटल मिला के मास कितना है H2O का जो है, जो मतलब ये एलिमेंट जो बना है बेसिकली, ये मॉलिक्यूल जो बना है, मैंने कहा ना मॉलिक्यूल बोलते हैं अणु को, तो जो मॉलिक्यूल जो है उसका मास निकालेंगे हर एक के मास को जोड़ के। जैसे फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में पूछा हुआ है H2O का मास क्या है, चेक करते हैं। देखो H2O में हाइड्रोजन कितने हैं? H2O, 2 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, मैंने कई बार बताया और उसमें पीछे लिखा भी हुआ है। तो 2 हाइड्रोजन कितना हो गया? 2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16, 2 और 16 कितना हो गया? 18। आंसर आ गया भाई तुम्हारा 18, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में पूछा हुआ है HNO3 का मास कितना है? HNO3, एक हाइड्रोजन है 1, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, 16 थी 48, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 63, ठीक है। इसको 63 इसका आंसर हो गया। फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? वही सेम, जो मॉलिक्यूलर मास बोल लो चाहे फॉर्मूला यूनिट मास बोल लो, एक ही बात है ना। तो कोई बोले कि फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो, जैसे निकाल के देखते हैं। चलो NaCl का निकालना है फॉर्मूला यूनिट मास, तो Na क्या है? सोडियम, सोडियम का होता है 23, तो एक सोडियम है 23, ठीक है। क्लोरीन कितना होता है? 35.5, पहले बता रखा था। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 58.5। ये देखो CaCl2 का कर लो, Ca का कितना हो गया? 40, Cl का 35.5, लेकिन 2 Cl हैं तो 25.5 का डबल मतलब 71, तो उसको निकालोगे 111 आ जाएगा। बहुत ईजी है यार हम मास वास निकालना, ठीक है। अब देखो, अब यार एक तुमको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोल, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, क्वांटिटी को मीजर करने के लिए मोल का इस्तेमाल किया जाता है साइंस में। पहले मोल का मतलब देख लेते हैं। देखो मोल को तुमको एक खाली सी जगह में आके समझाता हूँ पहले तुम्हें। सुनो भाई, व्हाट इज़ मोल। मोल ऐसा है, अगर मैं बोलूँ, अगर सुनना, मैं ऐसा बोलता हूँ कि 1 मोल कार्बन है, कितना? 1 मोल कार्बन है, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ
कि ये यहाँ पे जो कार्बन लिखा हुआ है ना, मतलब जो कार्बन जो रखा हुआ है यहाँ पर, उसमें जो एल मतलब नंबर ऑफ जो एटम हैं कार्बन के, वो नंबर ऑफ एटम है 6.023 इंटू 10⁻23। इतने एटम हैं। एक मोल का मतलब होता है इतनी बड़ी संख्या किसी भी चीज़ की। समझ में आई बात? एक मोल का मतलब कितना होता है? इतनी बड़ी संख्या किसी भी चीज़ की। अच्छा, अब समझने की बात है। मैं बोलूँ एक मोल हाइड्रोजन रखी हुई है, इसका मतलब है हाइड्रोजन के इतने एटम रखे हुए हैं, इतने परमाणु हाइड्रोजन के एक जगह रखे हुए हैं। कितने? 6.0323 इंटू 10⁻23। मैं 022 बोला, 023 कुछ ही बोल लो, ये होता है एक मोल का मतलब। पहले कार्बन वार्बन को छोड़ो, पहले जो मैं बता रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो कि कोई चीज़ अगर एक मोल रखी हुई है, उसका मतलब आपको मेरे ख्याल समझ आ गया। कोई बोले एक मोल वाटर रखा हुआ, क्या? एक मोल वाटर। अब कि ना मैंने हाइड्रोजन बोला, ना कार्बन बोला, ना ऑक्सीजन बोला, मैंने बोला एक मोल वाटर। वाटर का मतलब क्या होता है? H2O। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि 6.023 इंटू 10⁻23। अब वाटर है तो एटम तो हो नहीं सकते, मॉलिक्यूल हो सकता है वाटर का, तो क्योंकि बहुत सारे एटम है इसके अंदर, तो इतने मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, मतलब इतने सारे H2O रखे हुए हैं एक जगह पे। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब भी कोई बोले आपसे एक मोल इतना रखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है। अच्छा, अब आपको ये पता लगाना है, एक तो ये बोला मैंने एक मोल कार्बन, ठीक है, एक मोल कार्बन से आपको समझ आ गया। लेकिन अगर वजन में बताना है मुझे कि वजन और मोल में कैसे रिलेशन निकालूं, तो ये समझ लो, जो भी एटॉमिक मास होता है ना किसी चीज़ का, एटॉमिक मास, या बेसिकली मॉलिक्यूलर, अगर मतलब एटम है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है कोई चीज़ तो मॉलिक्यूलर मास। पहले आपको एटम और मॉलिक्यूल में फ़र्क पता है ना। एटम कोई अकेला होता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अलग अलग एटम है। मॉलिक्यूल होता है H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ने मिला के वाटर बना दिया, तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो बेसिकली कहना मैं चाह रहा हूँ, अब आपको अगर ये पता लगाना है कि एक मोल, जैसे किसी चीज़ का एक मोल है, वो कितने ग्राम का होगा, उस चीज़ की कितनी क्वांटिटी से एक मोल, एक मोल का मतलब समझ आ गया? उतना नंबर किसी भी चीज़ का, उसको नंबर, एक मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23। इतना नंबर है बस एक मोल का मतलब। अगर ये पता करना है कि इतना जो नंबर है, मतलब एक जो मोल है वो कितने ग्राम के अंदर आएगा किसी चीज़ के, तो उसको पता करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी एटॉमिक मास होता है ना, उतने ही ग्राम। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। तो कार्बन के 12 ग्राम जब हम कार्बन लेंगे ना, तब जाके एक मोल के बराबर वो आ पाएंगे उसके एटम। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, एक बार समझते हैं फिर से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो अगर 1 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन लोगे ना, तब जाके उसमें एक मोल के बराबर एटम आ पाएंगे। अच्छा, H2O की बात करें, H2O का एटॉमिक मास निकालो पहले तो, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि H2O का एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। क्या निकलेगा? 2 हाइड्रोजन, 2 है, 2 प्लस ऑक्सीजन, कितने? ऑक्सीजन कितना होगा? 16, 16 और 2 18। तो कुल मिला के 18 ग्राम जब पानी लूँगा, तब जाके उसमें इतने सारे अणु आएंगे, इतने सारे मॉलिक्यूल आएंगे कि उनका नंबर एक मोल के बराबर होगा। एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा। अगर समझ नहीं आया तो आपको ना दोबारा ढंग से देखने की जरूरत है। अब देखो, आप देखते हैं, एक मोल कार्बन एटम मतलब इतने कार्बन एटम कितने में आएंगे? 12 ग्राम में, क्योंकि 12 का है कार्बन का एटॉमिक मास है। अच्छा, मैं बोलूँ एक मोल हाइड्रोजन एटम मतलब इतने हाइड्रोजन के एटम रखे हुए 1 ग्राम इसमें। अच्छा, कोई बोले अगर आपसे एक मोल किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का, तो उसका जितना भी मास होता है ना, उसको ग्राम में लिख दो बस उसके पीछे, और उसके इतने सारे नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। तो एक मोल ऑफ अगर कोई मॉलिक्यूल है H2O, HNO3, तो उसका मॉलिकुलर मास उसको ग्राम में लिख दो। जैसे H2O का 18 आया था, ना 18 ग्राम बोल दिया, तो उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे। इतना सिंपल भाषा में आपको मोल कंसेप्ट को नहीं बताएगा। अच्छा, अभी जो मैंने बोला कि एक मोल के अंदर कितने सारे बताए थे मैंने, कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर है, इस नंबर को बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर। एक आवोगाद्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नंबर दिया था, इसलिए इस नंबर को क्या बोलते हैं? आवोगाद्रो नंबर। कोई आपसे कहे कि आवोगाद्रो नंबर क्या है, CAPF CDS में क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये बता देना 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आई बात? अच्छा, तो देखो लिखा हुआ है कि मोल क्या है? मोल एक अमाउंट है जिसमें इतने सारे, अगर उस चीज़ की इतनी सारी क्वांटिटी रखी हुई ना, इतने सारे एलिमेंट रखे हुए हैं, तब उसको एक मोल बोलेंगे। बेसिकली ये कहना चाह रहा है ये। अच्छा, अभी जैसे इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है, देखो, इस एक मोल का जो नंबर है इसको आवोगाद्रो कांस्टेंट बोलते हैं। ये आवोगाद्रो कांस्टेंट या आवोगाद्रो जो नंबर है ना, ये एक इटालियन साइंटिस्ट अमेडियो आवोगाड्रो के नाम पे रखा गया है। ये मैंने आपको पहले बता भी दिया। ठीक है भाई। अच्छा, अब बेसिकली एग्जाम्पल रह गए, उनको देख लेते हैं, उसके बाद तो इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। एग्जाम्पल देखने के बाद बस वो रिवीजन सा ही कर लेंगे पीछे की तरफ। अच्छा, चलो देखते हैं। ऐसे एग्जाम्पल वैसे तो आपसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन CDS में पूछ लिए जाते हैं। CAPF में तो इस तरह के
क्वेश्चन आते नहीं है, चलो देख लेते हैं फिर भी। बोला क्या 52 ग्राम ऑफ हीलियम है तो कितने मोल आ जाएंगे। अच्छा पहले आप ये बताओ हीलियम का मास कितना है। हीलियम का मास होता है 4, हीलियम का मास 4 है। हीलियम दूसरे नंबर पर आता है, 2 का डबल 4। एटम मास ज़्यादातर डबल ही होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का केस है उल्टा है, हाइड्रोजन नंबर एक ही है उसका एटमिक नंबर और एक ही उसका एटमिक मास है। तो हीलियम का कितना हो गया मास 4, ठीक है भाई, इतना तो पक्का हो गया। ओके, तो एक बात अगर आप मुझे बताइए, इसका मतलब क्या है कि देखो हीलियम का अगर मास 4 है तो 4 ग्राम के अंदर 1 मोल आ जाएंगे। 4 ग्राम के अंदर कितने मोल आ जाएंगे, 1 मोल। लेकिन कितना ग्राम क्वांटिटी में 52 ग्राम, तो 4 ग्राम कितनी बार हो गया, 52 को डिवाइड कर दो 4 से, क्या आ जाएगा 13, तो 13 टाइम, तो कुल मिला के 13 मोल क्वांटिटी रखी हुई है। अच्छा दूसरा देखते हैं, ये दिया हुआ है कि इतने इतने नंबर हीलियम के इतने सारे एटम हैं तो कितने मोल हो गए। अच्छा हमको पता है भाई 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर इतने सारे रखे होंगे तो कितने हो गए, इसको डिवाइड कर दो अपने इससे तो आ जाएगा, सिंपल मैथ है यार। तो 10 से ये कट गया, ये 2 बार, तो कुल मिला के 2 मोल रखे हुए हैं। इतना सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप इसको दोबारा देख लो भले ही, अगर नहीं भी समझ आया तो यार इसको क्या बताऊँ मैं दोबारा। तो बहुत ईजी से इसमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनको खुद ही करके देख सकते हो, कुछ नहीं इन क्वेश्चन में, ठीक है। चलो देख लेते हैं लास्ट पेज जो होता है चैप्टर का, व्हाट यू हैव लर्नड। हमने एक चीज़ देख ली कि ड्यूरिंग द कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो सम ऑफ जो मास है, मतलब रिएक्शन कैसी होती है केमिकल की, इधर कुछ दो चीज़ें मिलकर इधर तीसरी चीज़ बना रही हैं, तो इधर जितना भी मास होता है ना उतना ही उधर होता है। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। इसलिए कोई भी रिएक्शन है उसको बैलेंस भी करना होता है। जैसे कैसे, मैं लिखूँ H2 + O2 बराबर H2O, तो ये रिएक्शन गलत है क्योंकि 2 H है 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इधर तो 2 H और 1 ही ऑक्सीजन है, तो बराबर कैसे नहीं, तो बराबर करने के लिए क्या करूँगा मैं, इधर लगा दूंगा 2 और इधर 1 2 लगा दूँगा। अब देख लो भले ही 2 भाग आगे लगा दिया तो कितने हाइड्रोजन हो गए, H2 2 बार मतलब हाइड्रोजन 4, तो यहाँ भी देखो हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2, तो 2 ऑक्सीजन के सामने लगा हुआ है। इस तरह इसको रिएक्शन को बैलेंस करना बोलते हैं। आपके लिए ज़रूरत नहीं है वैसे रिएक्शन को बैलेंस करने की, लेकिन अगर आगे किसी चैप्टर में आएगा तो मैं आपको ज़रूर बैलेंस करना सिखा दूँगा, ठीक है। बेसिकली क्या है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान मास जो है वो सेम रहता है, ये बताना चाह रहा है ये लो। अच्छा किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर एलिमेंट जो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, जो मैंने बताया रखा है आपको पहले भी, कि पूरे वाटर में H2O का कोई कहीं भी आप H2O देख लोगे, हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन उसी तरह के रेशियो में रहेंगे। हाइड्रोजन का मास 2 है, ऑक्सीजन का 16, तो 1:8 के उसमें प्रोपोर्शन में ही रहेगा हमेशा। अच्छा एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन नॉट यूजुअली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। ओके बेसिकली है क्या कि एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जो यूजुअली अकेला नहीं रहता है। जैसे हाइड्रोजन है वो H2 की फॉर्म में पाएगा, H नहीं पाएगा अकेला, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाएगा, इसमें कुछ नहीं है ऐसा भी। अच्छा ये मॉलिक्यूल इज अ स्मॉल पार्टिकल। अच्छा ये लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है और जिसको एटम बोलते हैं, परमाणु, परमाणु अकेला नहीं पाया जाता, लेकिन मॉलिक्यूल जो अणु होता है वो अकेला, H2 ये अणु है। कुल मिला के एक से ज़्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये आप याद रखो बस, है ना। ओ सॉरी कहाँ पहुँच गया रे। ओके क्लस्टर ऑफ द एटम्स दैट एक्ट एज आयन आर कॉल्ड पॉलीएटमिक आयन। इसमें कुछ है ही नहीं, तो मैंने बता रखा है आपको। अच्छा इन आयनिक कंपाउंड द चार्ज ऑन ईच आयन इज यूज टू डिटरमाइन बाय द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, किसी भी मतलब आयनिक कंपाउंड में कुल टोटल मिला के किसी भी अगर उस पर चार्ज निकालना है ना, यार ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी तुमको समझाने लगूंगा तो, पर मुझे लग रहा है कि तो तुमको ज़रूरत ही नहीं है, जब चैप्टर में ही नहीं बताया तुमको और ये अभी जाके ये बोल रहे हैं ये बात, तो तुमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये तुमको बताइए कि कार्बन 12 का जो मास है ना वो 12 ले लिया है। कार्बन जो 12 जो आइसोटोप होता है उसका मास हमने 12 ले लिया, उसी से हम नापते हैं। तो एक स्टैंडर्ड मेजर के लिए मैंने आपको पहले बता रखा है, ये सब मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा। आपको चैप्टर अगर आपने ढंग से देखा है तो मेरे ख्याल से आपको ये सब चीज़ें बहुत ईजी लग रही होंगी। एवोगाड्रो जो कांस्टेंट होता है वो इसके बराबर होता है, इसका मतलब 1 मोल के अंदर कितना है, तो कुल मिला के 12 ग्राम कार्बन के अंदर ना इतने सारे कार्बन के एटम होते हैं, क्योंकि भाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, तो 12 ग्राम में 1 मोल, 1 मोल कितना होता है इतना, समझ आई बात, 12 ग्राम में इतने होते हैं। अच्छा यही देखो मास ऑफ 1 मोल बराबर इट्स मोलर मास। अच्छा अब आपसे कोई पूछे कार्बन का मोलर मास कितना है, तो जितना भी उसके 1 मोल का मास है, 1 मोल में कितना आएगा, जितना उसका एटमिक मास होगा उतने ग्राम, तो कार्बन के 1 मोल में 12 ग्राम, ऑक्सीजन के 1 मोल का मास मतलब ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम, तो उसका कुल मिला के एटमिक मास और उसके पीछे ग्राम लगा के बोल दो, वही हो जाएगा उसका मोलर मास। यहाँ पे होता है आपका ये चैप्टर खत्म। ठीक है, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।
और आपको ये जो PDF है जिसमें आप पूरा का पूरा नोट्स हाईलाइट हो रहा है, इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। उस ग्रुप में जाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के लिंक मिल जाएगी और आप आराम से जा सकते हैं। और या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं अपने टेलीग्राम पर डिफेंस DC नाम से। 140 के आसपास इसमें अभी मेंबर हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।